हो गया है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 4 लेके आए हैं। कल तक हमने 3 सेट कंप्लीट करा दिए हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। साथ ही आज जो हमने सेट लिया है वो 2025 में आए हुए प्रश्न का है। इससे पहले हमने जो 3 सेट कराए थे वो 2019 के थे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है जो 16 और 48 का तृतीय अनुपाती पूछा है। ये नॉर्मली रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। जब भी ये तृतीय अनुपाती या चतुर्था अनुपाती पूछा जाता है, तो जैसे तृतीय अनुपाती पूछा तो तीसरे नंबर पे हम लोग कोई भी अल्फाबेट मान लेंगे, जैसे x ले लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर बीच वाले नंबर को 2 बार रिपीट कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 16/48 और 48/x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो 16 से 48 3 टाइम्स कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 144। तृतीय अनुपाती आएगा 144। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तो मूलधन क्या होगा। ये एसआई और सीआई का कंबाइंड क्वेश्चन है। इसमें दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 42 रुपए है। तो साधारण ब्याज का नियम हम लोग जानते हैं, प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होता है। यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपए दिया है, इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज 21 रुपए रहा होगा और सेकेंड ईयर में भी 21 रुपए रहा होगा। इसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष में समान होता है साधारण ब्याज की तरह, और दूसरे वर्ष में एक्स्ट्रा मिलता है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 21 रुपए ही रहा होगा, और दूसरे वर्ष में हमको 21 तो मिला ही होगा, साथ ही साथ पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिला होगा। तो 21 21 42 हो गया। जबकि यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि 51 रुपए ब्याज मिला है। ये जो 9 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है वो पहले साल के ब्याज पे मिला होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 9 रुपए हमें मिला है वो पहले साल के ब्याज पे मिला होगा, और इसी के कारण हमको चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा बना है। तो अब इसमें यहाँ से हम रेट फाइंड करेंगे कि रेट क्या रहा होगा। तो 9 रुपए का ब्याज हमें किस पर मिला है, 21 रुपए पे। तो यहाँ से हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट कैसे बनेगा कि 9 रुपए का ब्याज मिला है 21 रुपए के ब्याज पे। तो यहाँ से रेट आ जाएगा, तो 9 गुणे 100/21, इन दोनों को हम 3 से काट सकते हैं। तो आ जाएगा 300/7 या 3/7। तो ये हो चुका है हमारा रेट। अब इसी रेट के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो अब यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि पहले साल जो साधारण ब्याज मिला था 21 रुपए, वो हमको मूलधन पे ही मिला होगा। तो मूलधन कोई वैल्यू रही होगी, और उस वैल्यू पे 3/7% हमें ब्याज मिला होगा। तो जैसे मान लेते हैं अगर कोई वैल्यू n थी और इस पे हमको 3/7 का ब्याज मिला था, और वो ब्याज कितना था पहले साल, 21 रुपए था। तीन बट्टे 7% 21, यहाँ पे इंटू 100। तो n की वैल्यू आ जाएगी 21 × 7 / 3, और n बराबर हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 7 × 7 = 49। तो मूलधन हमारा रहा होगा 49 रुपए। ये एसआई और सीआई का बेसिक क्वेश्चन है, जिसपे हम लोग पहले एसआई का कैलकुलेशन किए। एसआई प्रत्येक वर्ष समान रहता है, तो पहले साल भी 21 और दूसरे साल भी 21। एसआई की तरह सेम सीआई भी होता है, तो पहले साल यहाँ भी 21, सेकेंड ईयर यहाँ भी 21, लेकिन दूसरे वर्ष से सीआई एसआई के कंपेयर में ज़्यादा मिलने लगता है। और वो ज़्यादा ब्याज कहाँ से मिलता है, पिछले साल के ब्याज पे ब्याज। तो 21 21 42 हो गया था, जबकि मिल रहा था 51 रुपए का ब्याज। जो 9 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज था वो पिछले साल के ब्याज पे मिला। यहाँ से हमको पता चला कि 9 रुपए का ब्याज मिला है 21 रुपए पे, और इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए कि 9 रुपए अगर 21 रुपए पे मिलेगा तो रेट हो जाएगा 3/7। फिर इसी रेट का हमको यूज़ करना था कि अब स्टार्टिंग में कोई पैसा लगाया गया होगा
और उस पर 3/7% या 3/7 रेट रहा होगा और जिससे हमको 21 रुपये का ब्याज मिला होगा, तो उसको हम लोग रख के यहाँ से मूलधन सॉल्व कर लिए। तो मूलधन हमारा आ गया है 49 रुपये। या ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते थे अगर रेट निकाल चुके हैं उसके बाद। जैसे अगर रेट में 7 दिख रहा है तो एक अंदाज हम लगा सकते थे कि जो रेट बनेगा वो 7 के मल्टीपल में होगा। तो ऐसे में कुछ ऑप्शन हम एलिमिनेट करके भी 49 और 42 में से सॉल्यूशन कर सकते थे। अगला प्रश्न है, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। तो गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। तो अगर इनका टोटल वजन की बात करें तो ये हो जाएगा 138 किलोग्राम। तो गोपाल, अक्षय और अतुल ये तीनों मिला के 138 किलो के रहे होंगे। फिर आगे है, गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 है। तो गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 है, ये दोनों मिला के 80 kg के रहे होंगे। फिर आगे दिया गया है, अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 है। तो अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 है, तो ये 90 kg आ गया। अब इसमें पूछा गया है कि अक्षय का वजन कितना किलोग्राम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोपाल और अक्षय मिला के 80 किलो हो गए, जबकि गोपाल, अक्षय और अतुल मिला के 138 थे। तो 80 से ये कितना अधिक है, 58 अधिक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि 58 कौन रहा होगा, अतुल रहा होगा, क्योंकि गोपाल और अक्षय मिला के 80 kg के हैं और गोपाल, अक्षय और अतुल मिला के 138 थे। तो 80 से ये 58 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम अतुल का वजन निकाल चुके हैं, अतुल रहा होगा 58 kg का। इस वाले लाइन में हमको अक्षय और अतुल का मिला के एज पता चल गया, वेट। तो अक्षय और अतुल मिला के 90 kg के हैं, जबकि अतुल 58 kg का था। तो इस 90 में से 58 को माइनस कर देंगे तो हमें अक्षय का वेट निकल जाएगा। तो अक्षय का वेट हो जाएगा 90 माइनस 58, तो आंसर आ जाएगा 32 kg। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बेसिक एवरेज का क्वेश्चन था। पहले 3 डेटा निकाला हमने, फिर 2 डेटा निकाला, इसमें से ये माइनस कर दिए तो अतुल का वेट आ गया। फिर अक्षय और अतुल का वेट पता चल गया था, तो टोटल में से अतुल का माइनस कर दिए तो अक्षय का वेट आ गया 32 kg। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र था। सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे। यदि एस कोई व्यक्ति रहा होगा, गणित में 60%, अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 50% अंक मिले, तो सभी प्रश्न पत्रों में उसके कितने प्रतिशत अंक थे। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर हैं, क्योंकि गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं और सभी प्रश्न पत्र 100-100 के हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मैथ्स का टोटल पेपर 300 का हो गया। इसी तरह अंग्रेजी के 2 पेपर हैं, इंग्लिश का टोटल पेपर 200 का हो गया और विज्ञान का 1 पेपर है, विज्ञान का 1 पेपर है, तो इसका पेपर 100 का हो गया। सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के। एस को गणित में 60%, तो इसमें 60% मिला, तो 300 का 60% 180। इंग्लिश में इसे 70% मिला, तो 200 का 70% 140 और साइंस में इसे 50% मिला, तो 100 का 50% 50। इस प्रकार हम बता सकते हैं, इनको टोटल काउंट कर लेंगे तो 370 मार्क्स हो गए। 370 मार्क्स मिले हैं कितने में से, 600 में से। इसका परसेंटेज बताना था कि अगर 600 में से 370 मार्क्स मिले तो परसेंटेज क्या बनेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ये कट जाएगा 6 बार, फिर 6 से इसे काट देंगे, 6 छक्के 36, बचेगा 10, 6 कम 6 बचेगा 40, तो 6 छक्के 36, फिर ये आते जाएगा, तो 61.66% इसका आंसर हो जाएगा। 6 को राउंड फिगर में 6-7 कर दिया गया, 61.67%। यहाँ ये ध्यान रखना था कि एक एक सब्जेक्ट 3-3 बार थे, इसलिए टोटल मार्क्स 100 ना लेके 300, 2 सब्जेक्ट थे तो 200 और 1 सब्जेक्ट था तो 100, इसके बेस पे सॉल्यूशन करना था। अगला प्रश्न है, ए एक कार्य को 32 दिनों में करता है, ए एक कार्य को 32 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 48 दिनों में करता है।
वे 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा 32 और 48 कैल्शियम 96। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम। फिर दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, तो अगर दोनों साथ में मिल जाएंगे एक दिन में 5 काम हो जाएगा। अब दोनों ने यदि 8 दिन काम किया तो एक दिन का दोनों दिन का मिला के, दोनों लोग का मिला के 5 काम था, तो 8 दिन का 40 काम हो जाएगा। ये एक दिन का काम था तो 8 दिन का हो जाएगा 40 काम। तो 96 काम में से 40 काम दोनों मिलके कंप्लीट कर दिए। अब आगे कंडीशन दिया गया, फिर ए चला जाता है। तो अब ए चला गया तो बी शेष कार्य का 60% कितने समय में पूरा करेगा। तो अब शेष कार्य देखते हैं। तो 96 में से 40 काम हो चुका है, तो शेष काम बचा 56। तो अब ये पूरा काम बी से नहीं कराना है, बोला है शेष कार्य का 60% बी कितने समय में पूरा करेगा। तो 56 का 60% ही हमको काम कराना है। तो 56 का 60% हो जाएगा 56 गुणे 3/5। अब इस काम को कराना है हमें किससे, बी से। तो बी की कार्य क्षमता देखते हैं। बी की कार्य क्षमता है 2, तो इसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 2 पंचे 10, 56 तिहाई हो जाएगा 168 डिवाइड बाई 10, तो लगभग में 16.83 लगेगा। तो 16 से ही 4/5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आज का पहला प्रश्न था, वही प्रश्न है लगभग। इसमें मध्यानुपाती दिया है, पहले प्रश्न में तृतीयानुपाती था। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। तो दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है तथा इनका मध्यानुपाती 24 है। इनका मध्यानुपाती 24 है। तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो भी संख्या बीच में रहती है उसे दोनों के साथ लिखते हैं। तो 4x डिवाइड बाई 24 बराबर 24 डिवाइड बाई 9x। तो 4x और 9x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 36x स्क्वायर बराबर 24 गुणे 24। तो x स्क्वायर बराबर 24 गुणे 24 डिवाइड बाई 36। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 से काट सकते हैं। 6 छक्के 36, 6 चौको 24, फिर 6 कम 6, 6 चौको 24, तो 4 चौको 16। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक्स अगर 4 आ गया तो दो संख्याओं का अनुपात दिया था 4x और 9x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 चौको 16 और 9x की वैल्यू हो जाएगी 4 9 36। एक संख्या 16 रही होगी और दूसरी संख्या 36 रही होगी। इनका डिफरेंस पूछा गया है, तो 36 और 16 का डिफरेंस 20 आ जाएगा, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये बेईमान दुकानदार प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर के अंदर पढ़े जाते हैं। जब भी डिफॉल्टर शॉपकीपर का प्रश्न आता है तो वहाँ एक बेसिक फार्मूला होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो फार्मूला होता है 1000 माइनस m डिवाइड बाई m इंटू 100। m का मतलब है जितने ग्राम वाट का वो यूज कर रहा है वो m के जगह लिखते हैं, और 1000 के जगह 1000 ही लिखा जाएगा यदि पूछा जाएगा, बोला जाएगा यदि दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, और ये 1000 चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रश्न में कैसा स्टेटमेंट दिया गया है। यदि बोला होता कि वह दुकानदार अपने वस्तुओं पे 20% अधिक मूल्यांकित करता है या कुछ परसेंट अधिक मूल्यांकित करता है, तब हम 1000 में उतना परसेंट बढ़ा देते और उसे लिखते। इसी तरह अगर दुकानदार अपने वस्तुओं पे कुछ डिस्काउंट देता है तब हम 1000 में से उतना परसेंट डिस्काउंट कर देते तब लिखते। लेकिन अभी के केस में 1000 ही रहेगा क्योंकि वो अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो 1000 के जगह 1000 ही आ गया। फिर m का मतलब वो जितने ग्राम के वाट का यूज कर रहा होगा। यहाँ लिखा है हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम है। तो नॉर्मली 1 किलो का वेट होता है या 1000 ग्राम का वेट होता है, तो अगर 1000 ग्राम 46% कम वेट कर दिया, इसका मतलब 460 ग्राम कम वेट का यूज कर रहा है। 1000 में से अगर 460 कम यूज कर दिया गया, 1000 में से 460 कम यूज कर दिया,
इसका मतलब वो 540 ग्राम के ही वाट का यूज कर रहा है, इसलिए m के जगह आ जाएगा 540 डिवाइड बाई 540 इंटू 100। तो 1000 में 540 गया 460 डिवाइड बाई 540 इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा 23/27। तो 23/27 गुणे 100, तो बोल सकते हैं 2300/27। बाकी यहाँ अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं इसलिए इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 27 से हम देख लेते हैं इसके आसपास कितनी बार जाता है, तो लगभग 27 8 हो जाएगा 216, तो 14 बच जाएगा और 140 बन जाएगा, तो 27 पंचे 135 और 5 बच जाएगा, तो 85 सही 5/27%। इतने प्रतिशत का लाभ उस दुकानदार को होगा। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन में है, 84 सही 5/27%। तो इस प्रकार के प्रश्न बेईमान दुकानदार से संबंधित अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु कोण के बारे में दिया गया है, तो शंकु का आयतन क्या होता है पहले देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन होता है πr² h, 1/3 होता है, तो यहाँ हमें 1/3 से अभी मतलब नहीं है, केवल हमको r और h से मतलब है। तो πr²h, तो देखते हैं r² मतलब त्रिज्या 2 बार यूज होती है और ऊंचाई 1 बार यूज होती है। यहाँ पे दिया है ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, इसका मतलब अगर एक का ऊंचाई 4 है तो दूसरे वाले का ऊंचाई 3 है। इसी तरह आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो ये हाइट हो गया, और त्रिज्या का अनुपात दिया गया है 1:2। तो देखते हैं यहाँ पे जो फार्मूला होता है बेसिक शंकु का, वहां पे त्रिज्या 2 बार आया है या त्रिज्या के साथ स्क्वायर लगा है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। तो अब ये है असल में 4 और ये है 1 का स्क्वायर 1, ये है 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो अब पूछा गया आयतन के बारे में, तो हम यहाँ देखेंगे आयतन में क्या होता है, त्रिज्या और ऊंचाई का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ भी त्रिज्या और ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एकम 4 और ये 3 चौको 12, तो 4:12 इनके आयतनों का अनुपात बन जाएगा। फर्दर इसको और छोटा कर देंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो 1:3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 1:3। वैसे जब भी प्रश्न आते हैं तो वहाँ बस बेसिक चीजें ये ध्यान रखनी पड़ती हैं, वहाँ रेडियस और हाइट कितनी बार यूज हुए हैं। अगला है, एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 के स्पीड से जाता है और उसी मार्ग से 18 के स्पीड से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या थी। ये प्रश्न पिछले भी 2 पार्ट में आ चुका है, हमने बताया था एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड या औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे पहला चाल, तो यहाँ पहला चाल दिया है 9, दूसरे गुणा दूसरा चाल 18 डिवाइड बाई पहला चाल प्लस दूसरा चाल, तो ये 18 और 9 दूनी 18, तो 18 गुणे 18 मतलब 18 का वर्ग 324 और 18 प्लस ये 27, तो 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 एकम 27 बचेगा 54, तो 27 दूनी 54। आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, लगभग हर सेट में एक प्रश्न एवरेज स्पीड से दिया गया था। अगला प्रश्न है, मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 12 वर्षीय तुषार को शेष धन मिलता है। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, काफी बड़ा प्रश्न दिया गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट पे दिया गया है। अगर इसको हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसमें कम से कम 3-4 मिनट का समय लग जाएगा। तो इसको आते हैं एक स्मार्ट अप्रोच से कैसे ऐसे प्रश्न को हम इजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि टाइम भी हमारा कंज्यूम ना हो और सही आंसर आ जाए। देखिए इस पूरे प्रश्न में जो सबसे मेन चीज है वो दिया गया है रेट। तो ऐसा CI के क्वेश्चन में अगर रेट मिल जाए तो लगभग हम लोग अधिकतर क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 8% रेट दिया गया है, 8% का मतलब हो गया 8/100, 4 से कट जाएगा तो 2/25। इसका मतलब ये है कि अगर 25 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे होंगे चक्रवृद्धि ब्याज के दर से,
तो हमें 2 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएगा। तो 25 में जब 2 ब्याज मिल जाएगा तो मिश्र धन हमारा जो है वो 27 बन जाएगा। तो इसका मतलब है जो भी मिश्र धन बनेगा फाइनली अंत में वो 27 का मल्टीपल होगा, 27 का गुणज होगा। और 27 का गुणज यदि है कोई संख्या, इसका मतलब वो 3 का भी गुणज होगा और 9 का भी गुणज होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उसमें वही नंबर सही होगा जो 27 का गुणज हो या 9 का गुणज हो। तो मंदार को तुषार को शुरू में कितना धन दिया था? तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर 9 का गुणज है। तो जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं तो 5 2 7 8 15 2 17 1 18, ये 9 का गुणज है, मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं 5 2 7 6 13 1 14 1 15, ये 15 है तो ये गुणज नहीं होगा 9 का, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 7 5 12 8 20 21 1 22, ये भी 9 का गुणज नहीं है तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 7 5 12 1 13 3 16 1 17, ये भी 9 का गुणज नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस प्रश्न को इस स्मार्ट अप्रोच से हम विद इन 10 सेकंड 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको बेसिक तरीके से ट्राई करेंगे, जो भी बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, कहीं से भी पढ़ चुके हैं, उसको आप किसी भी मेथड से ट्राई करके जरूर देखिएगा इसमें कितना समय लगता है और इस अप्रोच से ये कितना टाइम लगा है। अगला प्रश्न है 28 60 120 और 135 का एलसीएम क्या है? 28 60 120 और 135 का एलसीएम क्या है? तो जब भी एलसीएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछा जाता है जो कई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, कट जाए, ऐसे केस में कभी भी हम बेसिक मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि बेसिक मेथड से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो कोशिश करेंगे कि इसको हम विभाज्यता का नियम लगा के सॉल्व कर दें। देखिए, अगर कोई संख्या का एलसीएम पूछा है तो एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो इन चारों नंबर से कट जाए। अगर कोई नंबर जैसे 28 से कट रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, या 28 के जितने भी गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे, उनसे कट जाएगा। इसी तरह अगर कोई नंबर 60 से कट रहा है, इसका मतलब वो 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से, ऐसे जितने भी फैक्टर जानते हैं हम सब लिख सकते हैं समझने के लिए। 120 से कट रहा है तो सेम यही चीज, 60 के भी जितने फैक्टर होंगे वो सब 120 के भी हो जाएंगे। 135 से कट रहा है, इसका मतलब 5 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा, 27 से कटने का मतलब 3 से भी, 9 से भी। तो ऐसे इनको छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ देते हैं। तो इसमें हमारा वही आंसर सही होगा जो इन सब में से कट जाए। तो अगर इनमें से किसी से भी ये ऑप्शन नहीं कट रहा होगा तो उन ऑप्शन को हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे एलिमिनेट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 भी दिखा है फैक्टर, इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ही सही हो सकता है जो 5 से कट जाए। ये ऑप्शन हम हटा सकते हैं क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा। तो इतना इजी क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट हम लोग एलिमिनेट कर दिए, 3 ऑप्शन डायरेक्ट हट गए केवल इसका यूज करके कि 60 से कोई संख्या कट रही है, इसका मतलब वो 5 से भी कटेगी, और 5 से वही संख्याएं कटती हैं जिसके अंतिम में 0 हो या 5 हो। उस आधार पे हमने 3 संख्याओं को डायरेक्ट हटा दिया, एक ही संख्या बची और वही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा होता है स्मार्ट अप्रोच। बेसिक अप्रोच से करते तब भी देख लेते हैं कैसे इस प्रश्न को करते। तो अगर हम ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाते तब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते, तो बेसिक एलसीएम जानते ही होंगे। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 7। 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। इसी तरह 120 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। और 135 को लिख सकते हैं 135 को लिख सकते हैं 27 पंचे मतलब 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। वैसे सभी नंबरों का फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब एलसीएम लिखने के लिए ध्यान देते हैं कि जितने भी नंबर्स यूज हुए रहते हैं बेस में, ये सब बेस हैं, सभी बेस यूज होते हैं। जैसे 2 यूज हुआ है तो 2 भी आएगा, 3 यूज हुआ है 3 आएगा, 5 यूज हुआ है 5 आएगा, 7 यूज हुआ है 7 आएगा। लेकिन एलसीएम का केस है तो पावर में कौन सा नंबर लेंगे, जो हाईएस्ट पावर हो। जैसे 2 तो कई जगह आया है लेकिन 2 का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे है 3, तो 2 की पावर 3। इसी तरह 3 की पावर हाईएस्ट 3 ही है तो 3 की पावर 3। 5 का हाईएस्ट पावर हम देखेंगे 1 है तो 1। इसी तरह 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1। तो ये इसका बेसिक तरीका होता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 गुणे 27 गुणे 5 गुणे 7,
तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 27 अट्ठे 216 और गुणे 7 पचे 35, तो 35 में 216 का गुणा कर देंगे तो 35 छक्के 210 का 0 बचेगा 21, 35 एकम 35 और 21 56, तो 56 का 6 बच जाएगा 5, 35 दूनी 70 और 5 75, आ जाएगा 7560, जो कि हमारा इस ऑप्शन में दिया गया था। तो ये इसका बेसिक अप्रोच होता है। अब अगला प्रश्न है 210 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 80 की स्पीड से और 150 की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, और ब्रैकेट में लिखा है ये समय हमें मिनट में बताना है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये बेसिक क्वेश्चन है, टाइम के बारे में पूछा गया है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसमें बेसिक चीज ये ध्यान रखना है, जब भी दो बड़ी बड़ी चीजों जैसे ट्रेन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया या और भी कोई डेटा, अगर उनकी डिस्टेंस दी गई है तो डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है। तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा 210 मीटर और 140 मीटर, तो 210 मीटर और 140 मीटर, तो ये हो गया डिस्टेंस। और स्पीड के बारे में क्या ध्यान रखना रहता है, जब भी दो एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, स्पीड माइनस हो जाता है, और अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए स्पीड माइनस हो जाएगा। तो स्पीड हमारा 140 है, हाँ 140 नहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 150, ये माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 80, हमारा डिस्टेंस आ गया 210 और 140 मतलब 350 मीटर, और हमारा स्पीड आ गया है 70 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन यहाँ पे हमको स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शन मिनट में दिया है, तो हम उसको सेकंड में पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको मिनट में फर्दर कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड हमको मीटर पर सेकंड में पता करना होता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। तो इसके साथ हम जैसे ही 5/18 का गुणा करेंगे तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो बन गया 350 × 18 और नीचे आ गया 70 × 5, तो 70 × 5। अब ये स्पीड हो चुकी है मीटर पर सेकंड में और ऊपर था मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, जो ऑप्शन अब आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है वो सेकंड में आएगा। तो 70 पंचे 305 और ये 350, तो 350 से 350 कट गया, हमारा आंसर आ गया 18 मिनट या 18 सेकंड, मिनट नहीं, 18 सेकंड। लेकिन यहाँ दिया है कि ऑप्शन जो पूछा था मिनट में पूछा था, 18 सेकंड आंसर आ रहा है, तो 18 सेकंड को हम मिनट में कैसे लिख सकते हैं, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.3 मिनट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड, 0.3 मिनट। तो इसमें बेसिक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में यहाँ सेकंड में ना पूछ करके मिनट में पूछ लिया गया है, इसलिए फाइनल आंसर होगा 0.3। और ये कुछ बेसिक चीजें, डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है जब दो चीजें एक दूसरे की ओर चली रहती हैं और दोनों चीजें बड़ी होती हैं। स्पीड अगर दोनों एलिमेंट दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस हो जाता है, और अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस हो जाता है। बाकी तीसरा बेसिक, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 48% ही बढ़े। ये प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कितने परसेंट कम कर दें कि व्यय पे कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन यहाँ पे कोई प्रभाव ना पड़े नहीं पूछा है, यहाँ बोला है व्यय केवल 48% ही बढ़े। तो अब हम ये मान लेते हैं ऐसे प्रश्न में कि स्टार्टिंग में अगर खर्चा 100 रुपए था, तो अब वो 100 रुपए खर्चा था, लेकिन उसका वृद्धि मूल्य वृद्धि 85% हो गया। तो इसका मतलब कि जो सामान 100 रुपए में आता था वस्तु, अब वो 185 रुपए का हो चुका है। तो अब प्रश्न दिया गया है कि उसको खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे ताकि उस पर व्यय 48% बढ़े। मतलब जो व्यय 100 था अब वो 48% ही बढ़ पाए। तो 100 था तो 48% बढ़ने का मतलब क्या है, फाइनल में ये 148 हो जाए, तभी तो हम बोलेंगे पहले खर्च 100 था, अंतिम में खर्च हो गया 148। तो ये है पहले का खर्च और ये है अंतिम खर्च, क्योंकि पहला खर्च हमने 100 माना था और फाइनली बोला है खर्च 48% बढ़ना चाहिए, इसलिए अंतिम खर्च हो गया 148।
और बीच में डेटा था कि मूल्य वृद्धि हो गई 85%। 100 से 85% बढ़ने का मतलब 185 हो चुका है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि 185 से अगर 148 पे जाना है तो हमें कितने परसेंट की कमी करनी होगी। 185 से 148 जाने के लिए हमें 37 की कमी करनी होगी। इसी को परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 37 कम करना है 185 पे इंटू 100। तो 37 पंचे 185, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो आंसर हो जाएगा 20%। इसका मतलब 20% का खपत कम करना पड़ेगा, तब हम व्यय को 48% बढ़ा पाएंगे। तो आंसर हो गया इस प्रश्न का 20%। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां है। विपुल 5400 और विजय 9400 समान साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं। तो विपुल ने 5400 रुपए की राशि निवेश किया है और विजय ने 9400 रुपए की राशि निवेश किया है। फिर आगे दिया है, यदि 5 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से 844 रुपए अधिक ब्याज मिला। तो विजय को अधिक ब्याज मिल रहा है। अधिक ब्याज इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसने अधिक पैसा लगाया था। यहाँ कितना पैसा अधिक लगाया था, तो हम बोल सकते हैं वो 4000 रुपए अधिक इन्वेस्ट किया है। 4000 रुपए अधिक इन्वेस्ट किया है, अधिक लगाया है। 4000 रुपए अधिक लगाने के कारण उसे 840 रुपए अधिक मिला, क्योंकि ब्याज उसे अधिक प्राप्त हुआ होगा। तो 840 रुपए ब्याज अधिक मिला। तो 4000 रुपए अधिक लगाया तो ब्याज 840 रुपए अधिक मिला। तो अब पूछा है तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अब हमको समझना है कि जो 840 रुपए है वो 4000 रुपए का कितना परसेंट है, क्योंकि इसी पैसे के कारण उसको ब्याज ज्यादा मिल रहा है। तो 840 जो है 4000 का कितना परसेंट है। ऊपर 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कैंसिल, 4 से 84 कट जाएगा 21। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि विजय ने जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया था उस पैसे पर उसको 21% का ब्याज मिला है, 21% ब्याज प्राप्त हुआ है। लेकिन ये 21% ब्याज कितने सालों में प्राप्त हुआ? 21% ब्याज 5 साल में प्राप्त हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान होता है। अगर 5 साल में 21% ब्याज बना है, एक साल में कितना ब्याज बना होगा? 21 का 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4.2। इतना परसेंट ब्याज बना होगा एक वर्ष में। और एक साल में जो ब्याज मिलता है वही दर होता है। ठीक, इसमें फाइनली दर ही तो पूछा गया है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एक साल में 4.2% का ब्याज बना, वही दर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 4.2। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से है। देखिए दिया है 48 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट 49 डिवाइड बाई 7 प्लस 40 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 और ये खत्म हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन लगभग हर सेट में देखने को मिल रहे हैं जो पहले एग्जाम हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया। इसको अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले हो चुके हैं। ये 4 आ गया और ये 40/4 था, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये 49/7 था तो 7 हो जाएगा। तो ये फाइनली कैंसिल, तो 7 + 40 47 हो गया। और बाहर की ओर आएंगे तो 48 में 8 का डिवाइड 6, अंदर बच गया 7 और 40 47, बाहर बच गया 6। तो 40 × 6 = 240 और 42 अलग से 282। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 282। बाकी डिजिटल सम लगा सकते हैं, 7 × 6 = 42 या इकाई अंक, तो इकाई अंक पे 2 आना चाहिए था, ऐसा एक ही ऑप्शन था। तो आंसर हो जाएगा 282। अगला प्रश्न है, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो जब भी ये परसेंटेज से रिलेटेड डेटा आता है तो बोल सकते हैं पहले कोई संख्या 100 थी, 15% हम घटा दिए तो ये 85 बन गई। फिर इसके बाद 20% बढ़ाया जाता है। तो 85 पे 20% बढ़ाने का मतलब है कि 17 बढ़ा दिया गया। 85 में 17 बढ़ा तो ये 102 पहुंच गया। तो इस प्रकार बोला है मूल संख्या से 78 अधिक प्राप्त होता है। तो जो हमने 100 माना है संख्या, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमें कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 2 अधिक प्राप्त हो रहा है। लेकिन प्रश्न में बोला है 2 नहीं 78 अधिक प्राप्त होता है। तो 2 की वैल्यू हमारी 78 के बराबर हो गई। 2 = 78। तो जब 2 = 78,
1 बराबर हो जाएगा 39 और बताना है कि मूल संख्या हमने 100 को माना था, तो जब 1 बराबर 39 तो 100 बराबर 100 गुणे 39, 3900 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 8% लाभ पर 1566 में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। तो अगर कोई भी वस्तु जब खरीदी जाती है तो उसे परसेंटेज में हम बोल सकते हैं वो 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, और जब उस पर 8% लाभ लेके बेचा गया, इसका मतलब वो 108% पे बेचा गया, 108% पे बेचा गया, 108% पे सेल हुआ, और इस 108% की वैल्यू दी गई है, कितने में सेल हुआ, 1566 रुपए में, 1566 रुपए में। तो अगर 108% बराबर 1566, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 108% बराबर है 1566, तो पूछा है 100% बराबर क्या होगा, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्या इससे कैंसिल हो सकता है। 108 से अगर इसको काटे तो 108 एकम 108 बच जाएगा 48 और बन जाएगा 486 लगभग। तो क्या 486 108 से कटेगा, या तो इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, यहाँ से इन्हें और छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, कि जो 108 है, 108 और 100, तो 108 को हम 27 भी लिख सकते हैं 4 से काट के, और इसे 4 से काट के 25 लिख सकते हैं। तो 108 की वैल्यू मतलब 27 की वैल्यू 1566 थी, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें कंपेयर करेंगे कि इसके कंपेयर में कितना गुना है, तो 27 पंचे 135 हो जाएगा, 135 और फिर 216 हो जाएगा, तो 27 अट्ठे 216, मतलब इसके कंपेयर में ये 58 गुना है। जब ये 58 गुना है तो ये भी 58 गुना हो जाएगा, 58 गुना, 25 अट्ठे 200 बचेगा 20, 25 पंचे 125 और 20 145, तो 1450, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, 108 को 27 लिख दिया 4 से काट के, और 100 को 4 से काट के 25, तो 27 की वैल्यू पता चल गई थी, 25 की वैल्यू बतानी थी। इसके कंपेयर में 58 गुना थी, इसलिए ये भी 58 गुना हो गई। तो आंसर आ गया फाइनली 1450। नेक्स्ट है, एक छात्र को एक किताब की खरीद पर निम्नलिखित 4 प्रस्ताव मिल रहे थे। तो एक 4 प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, अब इसमें कंपेयर करना होगा कि कौन सी योजना छात्र को सबसे अधिक छूट प्रदान करती है। तो 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट, तो 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट का मतलब क्या हुआ कि पहले 100 पे 20% छूट दिया गया होगा तो 80, फिर इस 80 पे भी 20% छूट दे दिया गया, 16 कम कर दिया गया तो 64। तो 100 वाली वस्तु उस छात्र को 64 में मिल गई, मतलब उसे 36% का लाभ हुआ पहले केस में, ये हो गया 36%। दूसरा प्रश्न है 25% और 15%। तो अगर 100 में 25% का छूट मिलेगा तो ये 75 हो गया। अब इस 75 पे 15% का छूट मिला, 15%, 10% 7.5 और 5% उसका भी आधा 3.25, तो 7.5 और 3.25 मतलब लगभग 10.75। तो 75 में लगभग 10 छूट गया, 64.725, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 100 से ये 64, तो इसमें ज़्यादा फायदा है स्टूडेंट को, इसमें थोड़ा सा कम फायदा है। तीसरा देखते हैं 30% और 10%। तो 100 में 30% अगर कम कर दें तो 70, ये 70 पे 10% और कम कर दें तो 7 कम हो जाएगा तो 63। यहाँ पे स्टूडेंट को और अधिक फायदा मिला क्योंकि 100 वाली वस्तु 63 में मिलने लगी। लास्ट है 5% और 35%। तो पहले हम 35% निकाल लेते हैं, फिर 5% करेंगे। 100 का 35% मतलब 35 कम तो 65, और इस 65 पे 5% और कम हो गया तो 10% 6.5 होता, 5% 3.25, तो 65 में 3.25 कम कर देंगे तो 61.75। तो अब ये देखना था कि स्टूडेंट को कहाँ पे सबसे अधिक फायदा मिल रहा है। तो 100 वाली वस्तु उसे सबसे कम इस योजना के तहत बोल लीजिए या इस प्रस्ताव के तहत बोल लीजिए मिल रहा है। स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा ये 4.5% और 35% की 2 क्रमिक छूटें है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका योग 132 है, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है।
तो हमने पढ़ा था कि जब भी HCF दिया रहे, जैसे HCF 11 है, तो संख्याएं क्या होती हैं, उसी की मल्टीपल होती हैं। तो एक संख्या मान लिए 11A और एक संख्या मान लिए 11B, हमेशा उसकी मल्टीपल होती है। फिर उनका योग दिया गया है 132, तो 11A प्लस 11B बराबर 132। तो 11 कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड कर देंगे, A प्लस B, ये आ जाएगा 12। तो अब हमें दो संख्याएं अजम्पशन करनी है जिनका ऐड करने पे 12 आए। 1 और 11 हो सकता है, 2 और 10 हो सकता है, 3 और 9, 4 8, इसी तरह 5 7 और 6 6, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेयर बन सकते हैं जिनको ऐड करने पे 12 बनता है। लेकिन इसमें वही पेयर पॉसिबल होता है जो एक दूसरे से या किसी सेम संख्या से कटे ना। तो जैसे 2 और 10 तो सेम संख्या से कट गई, तो उसे काउंट नहीं कर सकते थे। 3 और 9 भी कट गया, 4 और 8 भी कट गया, 6 और 6 भी कट गया। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है 5 और 7, और एक बच रहा है 1 और 11। तो ये 1 और 11 का मतलब है, क्योंकि HCF 11 था, इसका मतलब एक संख्या 11 का 1 गुना और दूसरी संख्या 11 का 11 गुना। यहाँ पे संख्याएं हम निकाल सकते हैं, 11 एकम 11 और 11 ग्राम 132, और इस केस में एक संख्या बनेगी 11 पचे 55 और 11 सते 77। ये दो संख्याओं का पेयर पॉसिबल था। अब देखते हैं डेटा में जो पूछा गया है उससे कौन सा संख्या रिलेट करेगा। तो बोला दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, तो अगर हम इस पेयर को काउंट करेंगे तो यहाँ हमारी दोनों संख्याएं 42 से बड़ी नहीं आ रही हैं, इसलिए ये पेयर भी काउंटिंग नहीं कर सकते थे। तो फाइनल पेयर हमारा बनेगा 55 और 77 का। ये वो दो संख्याएं 55 और 77 रही होंगी जिनका HCF 11 रहा होगा और उनका योगफल 132 रहा होगा। तो फाइनली पूछा क्या गया, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो इन दोनों का अंतर 55 और 77 का अंतर कितना हो जाएगा, 22 का। सही आंसर होगा 22। अब ये है लास्ट प्रश्न, बोला वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बताइए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्ण विभाजित हो। कभी एक पीछे ऐसा क्वेश्चन आया था एलसीएम से रिलेटेड, तो मैंने बताया था जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताना हो जो दी गई 3-4 संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो, तो कभी भी हम बेसिक मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। यहाँ पे हम स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और ऑप्शन का यूज करके बता सकते हैं। तो देखिए, अब जब हमें ऐसी संख्या बतानी है जो इन सबसे विभाजित हो, तो इनके फैक्टर से भी विभाजित होगा। तो अगर कोई संख्या 15 से कट रहा है, इसका मतलब 3 और 5 से भी कटेगा। 25 से कट रहा है मतलब 5 से भी कटेगा। 40 से कट रहा है मतलब 2 4 8 5 इन सब से कटेगा। 10 से 20 से, ठीक, ये सब लिख सकते हैं। 75 से कटने का मतलब कि 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो इनका अप्रोच यूज करेंगे ऑप्शन से और डायरेक्ट ऑप्शन में देखेंगे। तो जैसे 5 कई बार दिखा, मतलब ऐसा ही आंसर सही हो सकता है जो 5 से कट जाए। हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम हटा सकते हैं। ये लास्ट में 9 है तो ये 5 से नहीं कटेगा, तो एक ऑप्शन हट गया। फिर बोला 4 से भी कटना चाहिए क्योंकि 40 से कट रहा है। तो कोई भी संख्या 4 से कटेगी तो आखिरी 2 अंक 75 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट गया। फिर 99, 60 और 96 100 बचा। तो यहाँ हमने देखा 25 से भी कटना चाहिए। तो 25 से कटने के लिए कोई संख्या तभी कटती है जब उसके अंतिम 2 अंक 25 से कट रहे हों। जैसे यहाँ अंतिम 2 अंक 60 है, इसका मतलब ये 25 से नहीं कट सकता। तो इस प्रकार डिविजिबिलिटी रूल का नियम हम लोग लगा के 3 संख्या एलिमिनेट कर चुके हैं और एक ही संख्या बची है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9600। तो आज के सभी 20 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। तो उम्मीद है कि आप ये लेक्चर देख रहे होंगे और इससे पहले के भी 3 सेट हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं, उसे भी आपने देखा होगा। तो ये आज का जो सेट था मैंने पहले ही बताया है 2025 का है। तो आप बोल सकते हैं कि लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका लेवल क्या है, उससे आप इस सीरीज को देख के मैच कर सकते हैं और अपनी तैयारी इसी के अनुसार आगे कर सकते हैं। साथ ही हमने बताया था कि जल्द ही हम बाकी भी सब्जेक्ट जो SSC GD में पूछे जाते हैं उनका डे बाय डे सभी पिछले सेट का रिवीजन प्लस पढ़ाने के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच आपको प्रोवाइड कराएंगे। जिन विद्यार्थियों को ये क्लासेस पसंद आ रही हों वो हमारे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।